आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 में सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं। आज हम लोग आपके सामने जो पद्यांश है, इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वैसे मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, तो मैं फिर से इन पद्यांशों को जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, पहले उन शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं और यदि किसी शब्द का कोई कठिन अर्थ है तो पहले उसका सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं, ये श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, मैं ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अपनी सरल है, सब ये भी सरल है। गाय मतलब गायों को, गाय मतलब गायों को, जो गाय भैंस होती है ना, तो वही गायों को। चरैहों मतलब चराऊँगा, चरैहों मतलब चराऊँगा। प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब सुबह। होत मतलब होते ही, होत मतलब होते ही। बल मतलब बलराम या बलदाऊ, जो आपको अच्छा लगे एक चाहे जो ले लीजिए, बलराम या बलदाऊ। ठीक है, ये श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनका नाम है। कै मतलब के, कै मतलब के। संग मतलब साथ, संग मतलब साथ। जय हो मतलब जाऊंगा, जय हो मतलब जाऊंगा। तेरे, ये श्री कृष्ण मैया यशोदा को कह रहे हैं कि तेरे। कहें मतलब कहने से या कहने पर, दो में से कोई एक, जैसा आप वाक्य में बैठे ले लीजिए। ठीक है, कहने से या कहने पर। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। रहो मतलब रहूँगा मतलब रुकूंगा, रहूँगा मतलब रुकूंगा। ठीक है, ग्वाल बाल सरल है, ऐसे ही रहेगा। गायन मतलब गायों, गायन मतलब गायों के, सरल है, ऐसे रहेगा। भीतर मतलब बीच में, भीतर मतलब बीच में। नैकह मतलब थोड़ा सा भी या तनिक भी, नैकह मतलब थोड़ा सा भी या तनिक भी। दो में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। डर सरल है, ऐसे रहेगा। नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। लागत मतलब लगता है, लागत मतलब लगता है। आज, आज मतलब आज, आज मतलब आज। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। सोवो मतलब सोऊंगा, सोवो मतलब सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद दुहाई का मत देखिए, नंद तो नाम है नंद बाबा का, और दुहाई का मतलब शपथ या सौगंध। तो नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की सौगंध है। रैन मतलब रात भर, रैन मतलब रात भर। रहूँगा मतलब रहूँगा, रहूँगा मतलब रहूँगा। जागत मतलब जागता, जागत मतलब जागता। ठीक है, और सरल है, ऐसे ही रहेगा। ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, ग्वाल मतलब गाल बाल, ग्वाल बाल। सब मतलब सभी, सब मतलब सभी। गाय मतलब गाय, आप समझ रहे हैं, जो गाय भैंस होती है वही गाय। चरैहें मतलब चराएंगे, चरैहें मतलब चराएंगे। मैं श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, मैं। घर सरल है, ऐसे रहेगा। बैठो मतलब बैठा। रहो मतलब रहूँगा, रहो मतलब रहूँगा। सूर कवि का नाम है, तो ऐसे ही रहेगा। श्याम यानी श्री कृष्ण, श्याम यानी श्री कृष्ण। तुम सरल है, ऐसे रहेगा। सोई रहो मतलब सो जाओ, सोई रहो मतलब सो जाओ। अब सरल है, ऐसे रहेगा। प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब सुबह। जान मतलब जाने, है ना, जाने। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे जाने दो, तो वही जान मतलब जाने। मैं, यशोदा मैया कह रही कि मैं। दह मतलब दूंगी, दह मतलब दूंगी। ठीक है, तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखिए, एक बार मैं इसकी व्याख्या आपको वाक्य पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि जो बालक श्री कृष्ण है, जो छोटे से कन्हैया हैं, वो मैया यशोदा से
जिद करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, आ जाइए लाइन पर, कहते हैं, हे मैया मैं अपनी सभी गायें चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे मैया मैं अपनी सभी गायें चराने जंगल में जाऊंगा। ठीक है। प्रातः होत बल के संग जई हो। प्रातः होते यानी सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तेरे कहने पर मैं घर पर नहीं रहूँगा। तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने पर घर पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया ग्वाल बाल और गायों के साथ या गायों के बीच में नैकहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। नैकहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई। हे मैया मुझे नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रैन रहोगे जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा। रैन रहोगे जागत, रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराई है। हे मैया और सारे ग्वाल बाल सब गाय चराएंगे, मैं घर पर बैठे रही हूँ और मैं घर पर बैठा रहूँगा। थोड़ा सा अपने जोड़ना पड़ेगा, हे मैया अब ऐसा नहीं होगा। सूर, देखिए मैंने पहले बताया कि जहाँ कवि का नाम आए आपको कहना पड़ेगा कि कवि का नाम लेकर के कहते हैं। तो यहाँ पर होगा सूरदास जी कहते हैं, श्याम तुम सोए रहो। अब मैया यशोदा कहती हैं कि हे कन्हैया अब तुम सो जाओ। प्रातः जान मैं दे हूँ, मैं सुबह होते ही तुमको जंगल में गाय चराने जाने दूंगी। प्रातः जान मैं दे हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जंगल में गाय चराने जाने दूंगी। देखिए यही इसकी व्याख्या। चलिए अब एक एक शब्द का प्रयोग करके फिर से देखते हैं। पहले शुरू में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण मैया यशोदा से गाय चराने की जिद करते हुए, या आप कह सकते हैं गाय चराने का हठ करते हुए, दो में से कोई एक, हठ करते हुए कहते हैं, हे मैया। अब आ जाए लाइन पर, हे मैया मैं अपनी सभी गायें चराने जंगल में जाऊंगा। अपने जोड़िए, जंगल में जाऊंगा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने पर भी नहीं रहूंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है लगाते जाइए, पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे, हे मैया, अपने जोड़ी, हे मैया ग्वाल बाल के साथ और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे मैया मुझे, इतना अपने जोड़िए, हे मैया मुझे आज नंद बाबा की सौगंध है, मैं नहीं सोऊंगा और अपने जोड़िए, और रात भर जागता रहूँगा। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा। अब अपने जोड़िए, मैया अब ऐसा नहीं होगा। सूरदास जी कहते हैं, मैया यशोदा कहती है, अपने जोड़िए, मैया यशोदा कहती है, हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने जंगल में, अपने से जोड़िए, गाय चराने जंगल में जाने दूंगी। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो सूरदास के जो पद हैं बहुत ही सरल हैं, बस आपको चाहिए क्या कि इसमें जितने शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपकी बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसका उत्तर आपको लिखना है इस पर भी विचार करते हैं। तो देखिए
अभी हम लोग थोड़ा सा काव्य सौंदर्य नहीं देखे, तो चलिए काव्य सौंदर्य पहले देख लेते हैं। देखिए काव्य सौंदर्य, अब जब से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया है ना, काव्य सौंदर्य को बहुत ही गहराई से आपको समझना है। और देखिए रस, छंद, अलंकार और भाषा, ये 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, नहीं तो काम आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको काव्य सौंदर्य बता देता हूँ। यदि इस छंद में रस की बात की जाए तो देखिए इसमें वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस वहाँ पर होता है जहाँ पर जो माता पिता है अपने बच्चे को दुलार प्यार करते हैं, जहाँ माता पिता और बच्चे के बीच प्रेम की बात होती है, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। ठीक है, साधारण अर्थों में इसको ऐसे समझ लीजिए। तो आप देख रहे हैं इस काव्य में जो मैया यशोदा हैं और जो श्री कृष्ण है, दोनों के बीच में एक प्रेम भरी बात हो रही है। बालक श्री कृष्ण जो है जिद कर रहे हैं और मैया प्रेम से उनको कह रहे हैं हाँ हाँ सो जाओ, तुमको मैं जाने दूंगी। तो प्रेम, जो बच्चे के बीच प्रेम है माता का, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। ठीक है, छंद की बात करें तो गेय पद है। देखिए गेय पद का मतलब होता है ऐसा छंद, ऐसी कविता जिसको आप खूब सुर में गा सकते हैं। तो इस पद को आप चाहें तो गा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं गाता हूं क्योंकि गाने का आपकी परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। आप गा सकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन गाना नहीं पूछेगा परीक्षा में कि आप गा के सुनाइए, है ना, इसलिए मैं गाता भी नहीं हूँ। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अलंकार की बात की जाए तो चलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब कहाँ पर है, देखिए अनुप्रास और ये रस तो आपको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर देखिए है ग्वाल बाल। देखिए यहाँ इस शब्द के अंत में ला आया है ना, और इस शब्द के भी अंत में आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पे अंत्य अनुप्रास है, लेकिन अनुप्रास का ही रूप है, तो हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रैन रहोगे, देखिए यहाँ पे र की पुनरावृत्ति है, यहाँ पे र आया है ना, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूर श्याम, यहाँ पे भी स आया है, यहाँ पे भी स आया है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, किस लाइन में है, कौन सा अलंकार है, ये आपको लाइन के हिसाब से ही याद रखना है, लाइन को भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा की बात की जाए तो इसमें ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है। मैं फिर से आपको एक बार कहूँगा कि किसी भी पद्यांश का रस, छंद, अलंकार और भाषा, ये 4 चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसका काव्य सौंदर्य था, इसको काव्यगत सौंदर्य भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए कविता आपकी दी रहेगी, पद्यांश दिया रहेगा, और उसके नीचे जो है इसी तरह से 3 प्रश्न रहेंगे। मैंने ये जो 4 प्रश्न लिए हैं ना, आपको समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में कोई 3 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं रहेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये 3 प्रश्न जो मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिए हैं ना, इसमें से भी वो 3 प्रश्न हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, 10-20 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इन 4 चीज़ों को जरूर आप तैयार करिएगा। ठीक है, मैं सभी पद्यांश में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया भी हूँ। तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। पहले आप प्रश्न की सूचना पढ़ लीजिए कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और पद्यांश के नीचे इसी तरह से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। देखिए ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जो पद्यांश दिया गया इसका संदर्भ भी लिखिए और प्रसंग भी लिखिए। ठीक है, यदि प्रश्न में कहता कि केवल संदर्भ लिखिए तो हम केवल संदर्भ लिखते, अगर केवल प्रसंग कहता तो केवल प्रसंग लिखते, लेकिन दोनों कह रहा है तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे इसको लिखना है। देखिए सबसे पहले आप
प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। क्योंकि इस बार आपकी परीक्षा का मॉडल बदल गया है तो पूरी उम्मीद है कि 22 नंबर पर ये आएगा। आप एक बार पेपर में देख लीजिएगा, जो भी नंबर रहेगा आप बड़ी सावधानी से प्रश्नोत्तर नंबर को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से डालेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। देखिए, संदर्भ के लिए 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, दूसरा जो शीर्षक है उसका नाम पता होना चाहिए, और तीसरा जो कवि हैं उनका नाम पता होना चाहिए। तो आप संदर्भ लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। आप जो भी नंबर रहेगा नंबर डालेंगे। देखिए, मैं नंबर भी आपको दिखा दूं, एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पे पहला ऐसे डाला है ना, पहला प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे जिस तरह की गिनती रहेगी वही आपको डालना है, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पर डाला है। देखिए, फिर से देख लीजिए, मैंने डाला है गिनती को, और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो किताब का नाम होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में और दूसरे रंग की पेन से लिखेगा, ठीक है, ताकि हमारी कॉपी अच्छी दिखे। पद को भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और काले रंग की पेन से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो कवि का नाम है इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में मैंने लिखा है, देखिए, और आप काले रंग की पेन से लिखेंगे। ज़्यादातर पद्यांशों में इतना ही रहता है संदर्भ, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसमें आपको जो जिस ग्रंथ से ये पद लिया गया है उसको भी आप काले रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए, अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग दोनों पूछा है। तो चलिए, आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। देखिए, प्रसंग में होता क्या है कि जो पद्यांश में व्याख्या होती है ना, उसी की मुख्य बात, जो मेन बात होती है, उसको हम प्रसंग बनाते हैं। तो देखिए, इस काव्य में क्या मुख्य बात है और मैंने क्या प्रसंग बनाया, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हठ का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, जिसमें वे माता यशोदा से जंगल में जाकर गाय चराने का हठ कर रहे हैं, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण क्या हठ कर रहे हैं। तो चलिए, इसका उत्तर क्या होगा, चलिए लिख के देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की जिद कर रहे हैं। बहुत ही सरल है और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, इसका लिख लेते हैं, इसका भी उत्तर। देखिए, कैसे उत्तर लिखना है मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो तीसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में मैंने जैसे बताया था, रैन रहोगे में र की, ठीक है, ग्वाल बाल में ल की, और सूर श्याम में स की। मैंने पहले बता दिया है, वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको व्याख्या तो बताई है ना, आपको वैसे व्याख्या करनी है, लेकिन शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आप सीधे सीधे लाइन की व्याख्या कभी नहीं करेंगे, शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में कितना जोड़ेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण
माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं माता। इतना पहले अपने तरफ से जोड़ लीजिए और उसके बाद फिर लाइन पर जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई है ना, वैसे लाइन की व्याख्या लिख देंगे और आपकी व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पद्यांश पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।